दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, अपने यूट्यूब मंच पर हम सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फार्मा से रिलेटेड कोई वीडियो जो 100% ट्रू हो, परफेक्ट हो, जेन्युइन हो, देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो में हम शेयर करेंगे कि अगर आप मेडिकल रैप से जब एएसएम बनते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन सी चेंजेज आते हैं, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं और उसका समाधान क्या हो सकते हैं, ताकि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुली एएसएम का भी काम, जिसको फर्स्ट लाइन नहीं बोलते हैं, एरिया मैनेजर बोलते हैं, उसको आप कर सकें, या एबीएम भी बोलते हैं, एरिया बिजनेस मैनेजर ही बोलते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं कि आपको टीम का टारगेट करने का सबसे बड़ा परेशानी रहता है। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप मेडिकल रैप रहते हैं तो आपका इंडिविजुअल टारगेट होता है, लेकिन जब ऐसे आप एएसएम बनते हैं तो मान के चलिए अप्रॉक्स 5 मेडिकल रैप्स आपके अंडर में आपको रिपोर्ट करते हैं। तो आपको खुद का टारगेट करना और मेडिकल रैप का टारगेट करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, आपके हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहता है जब आप मेडिकल रैप रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप एएसएम बन जाते हैं तो मैंने समझिए कि ज़िंदगी जो है 180 डिग्री पे घूम जाती है, माने बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अब आपके हाथ में कोई कंट्रोलिंग नहीं रहता है, आपके हाथ में कुछ बातें नहीं रहती है। आपको मेडिकल रैप्स को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, कोच करना है, सपोर्ट करना है, वैल्यू ऐड करना है। लेकिन जहाँ तक जब टारगेट की बात आती है, वहाँ आपको बहुत परेशानी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से आपको हो सकता है कि 2 या 3 लड़के टारगेट कर ले, लेकिन कम से कम 2 लड़के ऐसे होंगे जो आपका लेग पुल करेंगे। और आपको एज अ टीम अगर टारगेट करना है तो वहाँ बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, परेशानी होती है। तो एज अ टीम लीडर टीम का टारगेट करना, दिस इज नॉट सो ईजी। तो सबसे बड़ी परेशानी आती है टारगेट अचीवमेंट में, क्योंकि आपको 5 लड़का को मिला कर टारगेट करना है। तो यहाँ परेशानी और बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, और परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर का एक मिक्सअप होता है आपका टीम। नंबर 2, पेमेंट कलेक्शन। जब पेमेंट का रियलाइजेशन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब तक आप कितना भी सेल कर लें, जब तक आपका पेमेंट का रियलाइजेशन नहीं होगा, आप उसको सेल्स नहीं मान सकते हैं। वो सेल का कोई वैल्यू नहीं है विदाउट कलेक्शन ऑफ पेमेंट। तो यहाँ आपको पूरे टीम में अगर मान ले अगर 25 स्टॉकिस्ट है, सपोज कीजिए 20-25 स्टॉकिस्ट हैं, तो सबका एक एक चीज़ का आउटस्टैंडिंग को क्लियर कराना, एक एक कलेक्शन के पेमेंट को देखना, टाइम पर लेना, ये बहुत बड़ा टफ होता है। हमेशा किसी का चेक बाउंस होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का डिले होता है, बहुत सारी समस्याएं हमेशा आती रहती हैं। और जब तक आपका आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, नया बिल नहीं होगा। तो ये सारी समस्याएं, परेशानी रहती हैं। इसका आपको मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग ही आपका समाधान है, और कोई समाधान नहीं है। तो पेमेंट कलेक्शन की बहुत बड़ी चुनौती होती है हमेशा, ताकि आपका हमेशा बिलिंग हो सके, आपका कंपनी को रेवेन्यू जा सके। तीसरी बात करते हैं रिपोर्ट एंड रिटर्न्स। दोस्तों, क्या होता है कि जब आप मेडिकल रैप होते हैं तो अपना इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देना पड़ता है, कोई खास परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब आप मैनेजर बन जाते हैं, जब आप एएसएम होते हैं या एबीएम होते हैं, तो वहाँ पे जब तक आपका 5 लड़का आपको फीडबैक नहीं देगा, आपको रिपोर्ट रिटर्न नहीं देगा, आप उसको कंपाइल्ड करके अपना रिपोर्ट बना के आरएसएम को नहीं भेज सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कम से कम अगर 5 में आपको 1-2 लड़के ऐसे होंगे जो आपको बहुत परेशान करेंगे और डेडलाइन पे आपको रिपोर्ट नहीं देंगे, उसके लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत परेशानी करना पड़ेगा, बहुत तुतु करना पड़ेगा, बहुत तरह की परेशानी आती है। और जब तक एक भी लड़का अगर आपको रिपोर्ट नहीं दिया, आप अपनी रिपोर्ट को कंपाइल नहीं कर सकते हैं। तो रिपोर्ट रिटर्न्स का परेशानी बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि एक भी लड़का नहीं दिया, आपका काम रुक जाता है। और ये अक्सर 5 लड़के में 1 लड़का ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद करते हैं कैंपेन्स एक्टिविटी। दोस्तों, आपके अंडर में जितना भी कंपनी कैंपेन्स या एक्टिविटी करती है, वो समझिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको होती है। अगर कोई कंपनी अगर कैंपेन किया, एक्टिविटी किया, अगर उसका ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिला, उसका रिटर्न नहीं मिला, मतलब आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ आप ही के सर पे ठिकरा फोड़ा जाएगा कि आपने प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिया, सब कुछ नहीं दिया, इसलिए कंपनी का लॉस नहीं हुआ, उस तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा आपका कैंपेन एक्टिविटी। तो यहाँ बहुत बड़ी बात है। और यहाँ भी जब तक सब कैंपेन का फीडबैक आपको 4 लड़के 5 लड़के अगर रिपोर्ट नहीं देंगे, आप फीडबैक अपने आरएसएम सीनियर्स को नहीं भेज सकते हैं। यहाँ भी परेशानी होती है। कैंपेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद बात करते हैं, पांचवी परेशानी होती है आपका एक्सटेंसिव टूर। पूरा समय जो है, मैक्सिमम समय समझिए कि बस में, ट्रेन में, बाइक पर या तो ऑटो में, इस सब में टूर करते हुए निकल जाता है। तो बहुत हरासमेंट भरा होता है, बहुत परेशानी भरा होता है, बहुत एक्सटेंसिव टूर हो जाता है जो आपको थक कर चूर चूर कर देता है। और आपका टूर ट्रेवल ही होता है ज़्यादा, और हर लड़के के साथ ज्वाइंट वर्क करें, या तो आप अपने हेडक्वार्टर में हैं या तो बाहर आउट स्टेशन में हैं, हर जगह आपको टूर का सामना करना पड़ेगा। जहाँ मेडिकल रैप में आप आराम से 10 से 11 बजे निकलते होंगे कहीं पे फील्ड वर्क में, वहाँ पे जब आप एएसएम बनते हैं तो आपको समझिए कि आपको 4 बजे 5 बजे सुबह निकलना पड़ेगा, ताकि अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच के फिर वहाँ से काम स्टार्ट कर सकें। जब आपको आना भी होगा तो वहाँ से काम करके 5 बजे 6 बजे आप रात में 11 बजे 12 बजे इस तरह से रिटर्न होते हैं घर पे। तो बहुत एक्सटेंसिव आपका टूर हो जाता है, बहुत ज़्यादा टूर हो जाता है, जो परेशानी का सबब होता है। ये पार्ट ऑफ जॉब है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, छठी बात करते हैं मीटिंग्स का अटेंड करना। दोस्तों, एक मैनेजर्स का हमेशा समझिए मीटिंग्स होते रहता है, चाहे आरएसएम के साथ हो, जेडीएसएम के साथ हो, या तो एचओ में मीटिंग हो, या कोई ना कोई हमेशा मान के चलिए कि महीना में 5-6 मीटिंग आपको होता ही है। और एक एक मीटिंग को अटेंड करना बहुत बड़ा टफ और बहुत बड़ा हेडेक होता है, बहुत बड़ा बर्डन होता है। क्योंकि मीटिंग में आपको एक एक बात को पूछा जाता है, एक एक चीज़ को निकाला जाता है, आप में लूपहोल्स निकाला जाता है, आपकी कमियाँ निकाली जाती है, आपको वहाँ टॉर्चरिंग किया जाता है, और बहुत सारा आपको ह्यूमिलेशन किया जाता है। बहुत तरह की परेशानी होता है, आपको डांट फटकार, सारी बातों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ठहराया जाता है, जहाँ आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो मीटिंग को अटेंड करना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, बहुत चैलेंजिंग काम होता है, और ये बहुत परेशानी भरा काम होता है। बट अगर है तो करना ही है, कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर कंपनी ने डिसाइड किया, सीनियर्स का अगर रिपोर्ट आ गया कि मीटिंग अटेंड करना है तो करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। तो मीटिंग को भी अटेंड करना या उसको फेस करना, दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम, बिग इशू। और मीटिंग एक दो नहीं होता है, मान के चलिए आपको महीना में 5-6 मीटिंग हो जाता है, चाहे तरह तरह की, चाहे क्यारे मीटिंग हुआ, सेल्स क्लोजिंग मीटिंग हुआ, आरएसएम के साथ मीटिंग हुआ, जेडीएसएम के साथ हुआ, चाहे किसी भी तरह का मीटिंग हो, मंथली मीटिंग हो, क्वार्टरली मीटिंग हो, हाफ ईयरली मीटिंग हो, मैंने महीना में 5-6 मीटिंग आपको हो ही जाता है दोस्तों। तो मीटिंग का भी एक परेशानी हमेशा बना रहता है, और वो समय गुजारना बहुत कष्टदायक होता है। सातवीं बात करते हैं, थ्रेट ऑफ लूजिंग जॉब। दोस्तों, क्या होता है कि मेडिकल रैप्स में आपके हाथ में सब कुछ होता है, आपके कंट्रोल आपके हाथों में होता है, यहाँ तक कंट्रोल दूसरे के हाथों में है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अगर रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो आपको हमेशा नौकरी जाने की खतरा बनी रहती है, या खतरे की तलवार लटकती रहती है। इस बात को भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर एक जाएगा तो एक नौकरी आएगा। आप प्रयास ही कर सकते हैं, अपना इंटीग्रिटी के साथ प्रयास करते रहिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है, ये फार्मा इंडस्ट्री में होते रहता है, नौकरी आते रहता है, जाते रहता है। तो अपने आप दिल से कंपनी के लिए हार्ट एंड सोल से पूरा इंटीग्रिटी के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ प्रयास करते रहिए, आगे जो होगा होगा। आप सब कुछ आपके हाथ में थोड़ी है। हाँ, नंबर 8 बात करते हैं, नो पर्सनल लाइफ। एक मैनेजर्स का इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है कि उसको मान के चलिए अपना कोई पर्सनल लाइफ रह नहीं जाता है। क्योंकि दिन भर काम करने के बाद, टूर एंड ट्रैवल करने के बाद, एक्सटेंसिव और बिल्कुल हरासमेंट भरा वर्क करने के बाद, आपको बहुत सारा पेपर वर्क का, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का भी बहुत सारा लोड रहता है, जो आपको टाइम पर करके भेजना है। तो इवन आप वर्किंग डे छोड़िए, आपका कोई अगर हॉलीडे हो, संडे हो, वो भी आपका पेपर वर्क में ही बर्बाद हो जाता है। मतलब यूँ कहें कि आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाता है अगर आप एएसएम हैं तो, बशर्ते कि आप लड़के से कुछ मतलब हैंड्स एंड ग्लव्स नहीं करते हैं तो। अगर करते भी हैं तब पर भी आपको बहुत परेशानी है। तो अगर आप इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और मान के चलिए कि यहाँ आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहता, क्योंकि वर्क के साथ साथ आपको बहुत सारा पेपर वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जो कि आपको एक डेडलाइन होता है, टाइम होता है, समय सीमा होता है। नहीं भेजिएगा तो आपको दिन रात कॉल आएगा, धमकी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वहाँ परेशानी है। 9th पॉइंट है दोस्तों, प्रेशर ऑफ सीनियर्स। आपके ऊपर जितने होता है, मेडिकल रैप में क्या होता है कि ज़्यादा रिपोर्टिंग अथॉरिटी ही बात करते हैं, या ऊपर से हायरार्की तोड़ के बहुत कम लोग बात करता है। लेकिन जब आप एएसएम बनते हैं तो आपको आरएसएम के साथ साथ जेडीएसएम हुआ, एनएसएम हुआ, एचओ का भी फ़ोन आएगा कि आपने टारगेट क्यों नहीं किया, आपका एक्टिविटी सफल क्यों नहीं हुआ,
आपका ये प्रोडक्ट वाइज क्यों नहीं हुआ, नया प्रोडक्ट सफल क्यों नहीं हुआ। बहुत तरह की बातें हो जहाँ आपको क्वायरी सीधे आपको ऊपर से भी आ सकता है। वहाँ हायरार्की उतना मायने नहीं रखता, आपके सीनियर्स भी कॉल कर सकते हैं। तो हमेशा ट्रेमेंडस प्रेशर रहता है एक एएसएम के लाइफ में, ज़िंदगी में। आप मान के चलिए दोस्तों, ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर होता है आपको हमेशा डे टू डे लाइफ में, डे टू डे प्रैक्टिस में। तो यहाँ आपको करना ये है, यहाँ होपलेस नहीं होना है। आपको कोई बात को नेगेटिव जवाब नहीं देना है। जब भी अगर 1 तारीख से पूछा जाए इस महीना टारगेट होगा, आपको पॉजिटिव साइन नहीं देना है, सिग्नल पॉजिटिव देना है कि यस होगा। लास्ट डे जो होगा सो होगा, लेकिन आपको शुरू से डिमोटिवेट नहीं होना है, शुरू से परेशान नहीं होना है। आपको हमेशा पॉजिटिव सिग्नल देना है ताकि आपके सीनियर्स ज़्यादा तू में बकचक न करे, आपका 30 दिन बर्बाद ना हो। जो होगा 31 को या 30 को जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको पूरा महीना परेशान नहीं रहना है। प्रयास कीजिए अवॉइड करें। 10वीं बात, लास्ट बात है कि आपके सबॉर्डिनेट उस तरह से आपकी बातों को सीरियसली टेकअप नहीं करते हैं। दोस्तों, एज एन एएसएम आपको जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है आप उसको भली भांति करते हैं, क्योंकि आप डेडिकेटेड हैं, इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, तभी तो आपको एएसएम बने हैं। तो आपको हैबिट रहता है अच्छा वर्क करने के लिए, तो आपको करना पड़ता है। लेकिन आपके सबॉर्डिनेट जो आपको मेडिकल रैप्स हैं, वो आपको उस तरह से रिजल्ट डिलीवर नहीं करेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा यूनियनबाजी होता है, बहुत सारा नेगेटिविटी भरा होता है, बहुत सारा एक मेडिकल रैप्स का थॉट प्रोसेस मेडिकल रैप की तरह होता है। तो जितनी सीरियसली टेकअप आप कीजिएगा, आपके नीचे वाले उस तरह से नहीं करेंगे। तो ये कहने का मतलब कि जितना प्रॉम्प्ट आप रहना चाहिएगा, आपके नीचे वाले उतने प्रॉम्प्ट नहीं होंगे तो परेशानी क्या होगा, आप बिल्कुल सैंडविच की तरह बन के रह जाइएगा। ऊपर से प्रेशर रहेगा आपके सीनियर्स का और नीचे वाले आपके सुनेंगे नहीं, तो यहाँ पे परेशानी होती है दोस्तों। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये नेचर ऑफ जॉब है, तो आप ऐसे ही होते रहता है। यही फार्मा इंडस्ट्री या मेडिकल रैप से एएसएम बनने के बाद यही नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाता है। पूरी मैंने समझिए कि चीज़ें 180 डिग्री पर घूम जाती हैं, जस्ट उल्टा हो जाता है मान के चलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये हम बताना चाह रहे हैं कि आप एएसएम हैं तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी जितने हो सकता है समाधान सॉल्यूशंस, वो हमने देने का प्रयास की। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इस तरह का अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।